हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के वीकली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 16 से लेकर 22 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन इस वीक से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए यहाँ पर आप सभी के लिए। क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। यहाँ से देखिए हर क्वेश्चन जो कि इस क्वेश्चन में मैं आपको जितने भी फैक्ट बताऊंगा सबसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। क्वेश्चन सुनिए, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में देखिए साहित्य अकादमी अवार्ड की घोषणा की गई है 2024 के लिए। आपको पता होना चाहिए कि साहित्य अकादमी अवार्ड साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। इंडिया में 24 लैंग्वेजेस में साहित्यकारों को ये अवार्ड हर साल प्रदान किए जाते हैं। 24 में से 22 तो हो गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो उल्लेखित है वो, और इसके अलावा 2 अलग से इंग्लिश और राजस्थानी। टोटल 24 लैंग्वेजेस को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। इन 24 लैंग्वेजेस में इस बार अभी 21 भाषाओं में साहित्य अकादमी अवार्ड की घोषणा की गई। उर्दू, डोंगरी और बांग्ला भाषा के लिए बाद में दिया जाएगा, तब हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी अवार्ड से है, तो ये दिया गया गगन गिल को। गगन गिल की यहाँ पर बात करें तो देखिए दिल्ली की एक बहुत ही फेमस हिंदी भाषा की कवित्री है गगन गिल। इनकी एक रचना काफ़ी फेमस है, कविता मैं जब तक आई बाहर। इसके लिए गगन गिल को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। देखिए जो अदर अवार्ड दिए गए हैं अलग अलग भाषाओं में, उनके बारे में यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको नोट करना है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और राजस्थानी, ये 4 लैंग्वेजेस के बारे में स्पेशली पता रखना कि इन लैंग्वेजेस में किसे साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। मैं आपको एक एक करके सभी के बारे में बता देता हूँ। असमिया के लिए समीर ताती को दिया गया, इनकी कविता के लिए। यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, पूरा मैं डिटेल में नहीं बोल रहा, आप यहाँ पर पॉज करके इन्हें पढ़ लेना। बोडो के लिए उपन्यास के लिए अनंत राजा। इंग्लिश के लिए स्पिरिट नाइट्स एक नॉवेल है, इसके लिए स्टेरिन किरे को दिया गया। गुजराती के लिए दिलीप झावेरी। हिंदी के लिए अभी हम जिनकी बात कर रहे थे गगन गिल, मैं जब तक आई बाहर इनकी कविता है, जिसके लिए हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। इसी तरीके से कन्नड़ के लिए केवी नारायण, कश्मीरी के लिए सोहन कौल, कोंकणी के लिए मुकेश थली, मैथिली के लिए महेंद्र मलंगिया, मलयालम के लिए के जयकुमार, मणिपुरी के लिए हाओबम सत्यवती देवी, मराठी के लिए सुधीर रसाल, नेपाली के लिए युवा बराल, ओडिया के लिए वैष्णव चरण सामल, पंजाबी के लिए पॉल कौर, राजस्थानी के लिए एक कविता के लिए दिया गया है गांव और अम्मा, इसके लिए दिया गया मुकुट मणिराज को। संस्कृत के लिए कविता है भास्कर चरित्रम, इसके लिए दिया गया दीपक कुमार शर्मा को। संताली के लिए महेश्वर सोरेन, सिंधी के लिए हुंदराज बलवानी, तमिल के लिए AR वेंकट चलपति और तेलुगु के लिए पेनुगोंडा लक्ष्मी नारायण। तो ये 21 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड है 2024 के लिए। याद रखिएगा, सभी को पॉज करके इन्हें पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, सभी से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। दिसंबर 2024 में प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो जाकिर हुसैन को आप सभी जानते होंगे फ्रेंड्स। हाल ही में देखिए दिसंबर 2024 में जाकिर हुसैन का निधन हो गया। बहुत ही फेमस तबला वादक थे। फेफड़े की बीमारी के कारण हाल ही में तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। कला के क्षेत्र में इनका जो योगदान है उसके लिए इन्हें दिया गया है 1988 में पद्मश्री। सबसे पहले 1988 में पद्मश्री, उसके बाद 2002 में दिया गया पद्म भूषण। आगे चलकर 2023 में जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो लास्ट ईयर ही इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था, तो याद रखिएगा आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बुक ब्रिंग इट ऑन बाय द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किस भारतीय पैरा खिलाड़ी की ऑटोबायोग्राफी है? तो ब्रिंग इट ऑन बाय द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये ऑटोबायोग्राफी है दीपा मलिक की।
बहुत ही फेमस पैरा एथलीट है दीपा मलिक, जिनकी ऑटोबायोग्राफी को हाल ही में लॉन्च किया गया। दीपा मलिक की बात करें तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत के ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करती है और पैरालंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है। 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे उसमें शॉट पुट में इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। दीपा मलिक, इनकी हाल ही में ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया गया, ब्रिंग इट ऑन बाय द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। दिव्यांग होने के बाद भी इन्होंने कैसे अपने जीवन में संघर्ष किया, कैसे उपलब्धियों को हासिल किया और फाइनली कैसे इन्होंने रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता, इन सभी के ऊपर इस बुक में इन्होंने वर्णन किया है। अब आ जाइए, आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूँ। आप सभी के लिए देखिए करंट अफेयर जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक 1000 MCQ आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर अवेलेबल है। आप सभी को पता होना चाहिए सेंट्रल में रेलवे NTPC, SSC, CGL मेंस काफ़ी सारी एग्ज़ाम्स लाइनअप हैं। तो इन सभी एग्ज़ाम्स में आपको ये जो करंट अफेयर है जनवरी से दिसंबर 2024 तक का आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको बहुत ही मदद करेगा। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन करंट अफेयर के यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपके लिए बेनिफिट ये है कि आपको MCQs तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ आपको हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है। काफ़ी नॉमिनल चार्जेस में आपके लिए करंट अफेयर के ये MCQs अवेलेबल है। टॉपिक वाइज आपको पूरी PDF यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आप इसे अलग अलग ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी हर्डल आता है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। आई होप आपको अपडेट अच्छा लगा होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने चंबल कालीसिंध पार्वती नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत की। चंबल कालीसिंध पार्वती नदी जोड़ो परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो हाल ही में भारत के PM नरेंद्र मोदी ने चंबल कालीसिंध पार्वती नदी जोड़ो प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ये जो नदी जोड़ो प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य में शुरू किया गया है। चंबल की बात करें तो MP के जानापाव से चंबल नदी का उद्गम होता है। इसी की सहायक नदियां हैं कालीसिंध और पार्वती। तीनों का ही बहाव क्षेत्र कहीं ना कहीं MP और राजस्थान में देखने को मिलता है। इसीलिए चंबल कालीसिंध और पार्वती नदी जोड़ो परियोजना MP और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की टोटल लागत 72,000 करोड़ रुपए आई है। इस परियोजना के तहत MP और राजस्थान में चंबल और उसकी सहायक नदियों पर 21 डैम बनाए जाएंगे। इससे मध्य प्रदेश और राजस्थान में 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी। तो चंबल कालीसिंध और पार्वती नदी जोड़ो परियोजना MP और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। दिसंबर 2024 में फ्रांसवा बायरू को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? हाल ही में फ्रांसवा बायरू फ्रांस के नए PM के रूप में अपॉइंट किए गए। देखिए 2024 में फ्रांस में अभी तक 3 PM अपॉइंट हो चुके हैं। इसमें से हाल ही में लेटेस्ट दिसंबर 2024 में अपॉइंट हुए फ्रांसवा बायरू फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं 2024 में दिसंबर मंथ में। इनके पहले मिशेल बर्नियर अभी तक फ्रांस के PM के रूप में कार्यरत थे, जिनका स्थान लिया है फ्रांसवा बायरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। दिसंबर 2024 में लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल किसके द्वारा पेश किया गया? तो दिसंबर 2024 में हाल ही में लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को भारत के यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा पेश किया गया। अर्जुन राम मेघवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लोकसभा में प्रस्तुत किया, जो कि 129वां अमेंडमेंट बिल है भारतीय संविधान में। अगर ये पास हो जाता है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 107वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में शामिल किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर लोकसभा में देखिए सहमति न बनने के कारण हाल ही में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बिल भेजा गया है, जिसके अध्यक्ष PP चौधरी अपॉइंट किए गए। यहाँ पर लोकसभा में किसने रखा, यह हमारा क्वेश्चन था। तो लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को अर्जुन राम मेघवाल ने रखा था। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? MP गवर्नमेंट का नेशनल लेवल का एक सम्मान है तानसेन सम्मान।
शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में तानसेन सम्मान प्रदान किया जाता है। हाल ही में 2024 में 2023 के लिए तानसेन सम्मान को अनाउंस किया गया है और एमपी गवर्नमेंट के द्वारा यह पुरस्कार 2023 के लिए तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया। पंडित स्वप्न चौधरी पश्चिम बंगाल राज्य से बिलोंग करते हैं। तबला वादन या कला के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें 2019 में पद्मश्री दिया जा चुका है। निम्न में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2024 जीता है? तो देखिए, फीफा जो कि पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल खेलों की गवर्निंग बॉडी है अंतर्राष्ट्रीय रूप से, इसने हाल ही में फीफा अवार्ड 2024 की घोषणा की, जिसमें बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2024 के लिए विनीसियस जूनियर को दिया गया। आंसर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विनीसियस जूनियर की बात करें तो ये ब्राज़ील के फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनको फीफा के द्वारा 2024 में बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा फीफा ने जो अदर अवार्ड दिए हैं उन पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर आपको पता चल गया, विनीसियस जूनियर। बेस्ट वीमेन प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो ये एटाना बोनमाटी है जो कि स्पेन की महिला फुटबॉल खिलाड़ी है। बेस्ट फीफा मेंस कोच हैं कार्लो एंसिलोटी जो कि रियल मैड्रिड के कोच हैं। बेस्ट फीफा वीमेंस कोच की बात करें तो एमा हैयस जो कि यूएसए की फुटबॉल प्लेयर है। द बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर एमिलियानो मार्टिन जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। और बेस्ट फीफा वीमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर एलिसा नहर जो कि यूएसए की महिला फुटबॉल खिलाड़ी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर और वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर से पूछे जाते हैं, तो इन दोनों को ही याद रखिएगा। क्वेश्चन हमारा बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर से है 2024 के लिए, तो ये विनीसियस जूनियर हैं। आगे बढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस वीक 2024 कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? गुड गवर्नेंस डे के बारे में आपने सुना होगा। 25 दिसंबर को पूरे भारत में गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। भारत के फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, तो इन्हीं की जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। अब इसी के तहत गुड गवर्नेंस वीक की शुरुआत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई, जो कि 19 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक पूरे देश में मनाया जा रहा है। यूरेशिया टाइम्स की द 8 ग्रेट पावर ऑफ 2025 सूची में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए, यूरेशिया टाइम्स जो कि एक मैगजीन है फ्रेंड्स, इसने हाल ही में द 8 ग्रेट पावर ऑफ 2025 की लिस्ट जारी की है। वर्ल्ड के 8 देशों को उनके पावर्स के आधार पर इसने रैंक प्रदान की है, जैसे किसी भी देश को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव कैसा है, वहाँ पर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कैसी है, उसकी सैन्य ताकत कैसी है, इन सभी अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर इस सूची को तैयार किया है यूरेशिया टाइम्स ने, द 8 ग्रेट पावर ऑफ 2025, जिसमें इंडिया को हाल ही में 5वें स्थान पर रखा गया। इन 8 ग्रेट पावर वाले देशों में अगर हम पहले से 5वें स्थान की लिस्ट देखें तो पहले स्थान पर है अमेरिका, सेकंड पर है चाइना, थर्ड पर है रशिया, फोर्थ पर जापान और 5वें पर रखा गया इंडिया को। इसके अलावा 6th नंबर पर फ्रांस, 7वें पर ब्रिटेन और 8वें पर साउथ कोरिया को रखा गया है। यूरेशिया टाइम्स की द 8 ग्रेट पावर ऑफ 2025 लिस्ट में इंडिया की रैंक क्या है? तो यह है 5वीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस स्थान पर है? तो फोर्ब्स पत्रिका ने हाल ही में वर्ल्ड की सबसे पावरफुल विमेंस की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत की निर्मला सीतारमण जो कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है, इनको 28 नंबर पर रखा गया है। निर्मला सीतारमण भारत की 3 महिलाओं में शामिल है फोर्ब्स 2024 पावरफुल विमेंस लिस्ट में। निर्मला सीतारमण है 28वें स्थान पर। रोशनी नदार मल्होत्रा जो कि HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है, वो इस लिस्ट में 81 नंबर पर रखी गई है। और किरण मजुमदार शॉ जो कि बायोटेक कंपनी की संस्थापक और चेयरपर्सन है, इन्हें 82 नंबर पर रखा गया है। निर्मला सीतारमण से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो यह फोर्ब्स की सबसे पावरफुल विमेंस की लिस्ट में 28वें नंबर पर है। निम्नलिखित में से कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2024-25 की विजेता रही?
तो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल मध्य प्रदेश और मुंबई की टीम के मध्य में खेला गया, जिसमें मुंबई ने फाइनल में मध्य प्रदेश की टीम को हराकर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता। इस साल सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का ये 17वां एडिशन है। विनर मुंबई रही, रनर अप मध्य प्रदेश की टीम रही है। सबसे पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत 2006-2007 में की गई थी। 2023-24 का जो खिताब है वो पंजाब की टीम ने अपने नाम किया था और अब 2024-25 का सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का खिताब मुंबई की क्रिकेट टीम ने जीता है। रनर अप कौन रहा? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 38वें नेशनल गेम्स का शुभंकर है? तो 38वें नेशनल गेम्स ये आयोजित किए जाएंगे जनवरी-फरवरी 2025 में उत्तराखंड राज्य में। हाल ही में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 38वें नेशनल गेम्स का शुभंकर जारी किया, लोगो जारी किया और एंथम सॉन्ग को भी जारी किया है। 38वें नेशनल गेम्स के मैस्कॉट की बात करें, शुभंकर की बात करें तो ये मोनाल है, जो कि उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी से प्रेरित होकर बनाया गया है। मोनाल 38वें नेशनल गेम्स का शुभंकर है। 38वें नेशनल गेम्स आयोजित कहाँ किए जाएंगे? उत्तराखंड राज्य में। इसके पहले जो 37वें नेशनल गेम्स थे 2023 में गोवा में आयोजित किए गए थे और वहाँ पर उस वक्त मोगा 37वें नेशनल गेम्स का शुभंकर था। 38वें नेशनल गेम्स का शुभंकर मोनाल है। दिसंबर 2024 में पद्मश्री प्राप्तकर्ता जोधैया बाई का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? देखिए, जोधैया बाई की बात करें तो मध्य प्रदेश की बहुत ही फेमस बेगा आदिवासी कलाकार है। बेगा पेंटिंग के लिए ये जानी जाती है। पूरे वर्ल्ड में बेगा चित्रकला को पहचान दिलाने के लिए जोधैया बाई को 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में जोधैया बाई का निधन हो गया। मध्य प्रदेश राज्य से ये बिलोंग करती है। पद्मश्री कब दिया गया? 2023 में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 105वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? पहले यहाँ पर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर लें। देखिए, वर्ल्ड में ऐसे देश जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है और स्पेशली सोलर एनर्जी से भरपूर देश हैं, ऐसे देशों का एक गठबंधन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पूरे वर्ल्ड में सोलर एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में काम करने के लिए बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस काम करती है। 2015 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इस संस्था की स्थापना की थी। हाल ही में दिसंबर 2024 में इसका 105वां मेंबर कंट्री मालडोवा बनी है। इसके पहले लास्ट मंथ नवंबर 2024 में आर्मेनिया इसका 104वां सदस्य देश बना था और अब 105वां सदस्य देश बना मालडोवा। यहाँ पर एक और फैक्ट याद रखिएगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। दिसंबर 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास सहयोग होप टेक 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो सहयोग होप टेक 2024 युद्ध अभ्यास या मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका आयोजन भारत और वियतनाम की सेना के मध्य में किया गया। इसका आयोजन हाल ही में भारत के केरल के कोच्चि में किया गया। दोनों देशों के तटरक्षक बलों के बीच में कार्यकुशलता और सहयोग को बढ़ावा देना, साथ ही साथ एक साथ मिलकर अभियानों को और एक दूसरे की जो क्षमताएं हैं उनको समझने में मदद करना सहयोग होप टेक 2024 युद्धाभ्यास या सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। आयोजन भारत और वियतनाम के मध्य में केरल के कोच्चि में हाल ही में किया गया। डन। आगे आइए, भारत के किस राज्य में एशिया का पहला नेशनल जियो साइंस म्यूजियम खोला गया? नेशनल जियो साइंस म्यूजियम जो कि एशिया का पहला है, इसे खोला गया मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। एमपी के ग्वालियर में हाल ही में इसका इनॉग्रेशन भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। एमपी में इस नेशनल जियो साइंस म्यूजियम को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। एक्चुअल में यहाँ पर देखिए 2 गैलरीज बनाई गई है। एक में बताया जाएगा अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका जो विकास का क्रम है उसकी इन्फॉर्मेशन को दर्शाया गया है। दूसरी गैलरी में ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है। इस तरीके से ये पूरे एशिया का पहला नेशनल जियो साइंस म्यूजियम है। एमपी में हाल ही में इसका इनॉग्रेशन किया गया। अगले क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। भारत के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास की घोषणा की।
रविचंद्रन अश्विन की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? रविचंद्रन अश्विन बहुत ही फेमस इंडियन क्रिकेटर, एक लेग स्पिनर गेंदबाज हैं रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास की घोषणा की है क्रिकेट से। इनकी ऑटोबायोग्राफी 2024 में ही लॉन्च की गई थी, आई हैव द स्टेट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? रविचंद्रन अश्विन की। इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2010 में अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी और अभी इन्होंने अपना आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है। तीनों ही फॉर्मेट में मिलाकर 287 मैच इन्होंने खेले, जिसमें 765 विकेट इन्होंने अपने नाम किए। भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे बॉलर बने हैं रविचंद्रन अश्विन। इनके पहले अनिल कुंबले 953 विकेट ले चुके हैं इंडिया के लिए। दूसरे बॉलर बने 765 विकेट के साथ रविचंद्रन अश्विन। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? आई हैव द स्टेट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। रविचंद्रन अश्विन की ऑटोबायोग्राफी है। आगे, भारत और श्रीलंका की नौसेना के मध्य में नौसैन्य अभ्यास सिलिनेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? पहला फैक्ट तो ये नोट कीजिएगा कि सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास या फिर नेवल एक्सरसाइज का आयोजन इंडिया और श्रीलंका के मध्य में किया जाता है। दोनों देशों की नेवी के मध्य में इस साल ये 11वां एडिशन आयोजित किया गया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। सबसे पहली बार सिलिनेक्स नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत 2013 में की गई थी। 10वां एडिशन 2023 में श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया था। अब 11वां एडिशन 2024 में सिलिनेक्स 2024 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। किन दो देशों के मध्य में? इंडिया और श्रीलंका। 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे मनाया गया। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 2024 की थीम क्या है? तो पहला फैक्ट यहाँ पर भी ये नोट करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। पूरे वर्ल्ड में प्रवासियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से, उनके ह्यूमन राइट और गरिमा को प्रोटेक्ट करने के उद्देश्य से और इसके प्रति लोगों को अवेयर करने के उद्देश्य से इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे मनाया जाता है 18 दिसंबर को। ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स 2024 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की थीम है। आंसर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में आयोजन किया जाने वाला है इंडिया में। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 2025 में आयोजित होने वाला विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 12वां एडिशन है, इंडिया में आयोजित किया जाएगा। शुरुआत की जाएगी 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। सबसे पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत 1994 में की गई थी और इस साल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में जापान में आयोजित की गई है, जो कि 11th एडिशन है। 12वां एडिशन 2025 में इंडिया में आयोजित किया जाएगा। दिसंबर 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया? ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के फॉर्मर सीएम रहे हैं। 1989 में ये हरियाणा के सीएम के रूप में अपॉइंट किए गए थे और उसके बाद ये 5 बार हरियाणा के सीएम के रूप में इन्होंने कार्य किया। अब हाल ही में 89 वर्ष की आयु में ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? खो खो वर्ल्ड कप पहला ही वर्ल्ड कप है खो खो का। 2025 में इसका आयोजन इंडिया में किया जाने वाला है। 13 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खो खो वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। हाल ही में फिल्म अभिनेता सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। खो खो वर्ल्ड कप के दौरान जितने भी खिलाड़ी हैं उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आएंगे सलमान खान। खो खो वर्ल्ड कप सलमान खान हो गए ब्रांड एम्बेसडर और पहला ही एडिशन है, तो याद रखिएगा 2025 में आयोजन कहाँ पर? इंडिया में। 20 दिसंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस मनाया गया। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुआ था उसके बाद एक ऐसे अर्धसैनिक बल की ज़रूरत को महसूस किया गया
जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा का काम कर सके। इसी उद्देश्य से सशस्त्र सीमा बल, इसकी स्थापना की गई थी 20 दिसंबर 1963 में। तो 20 दिसंबर 1963 में सशस्त्र सीमा बल की स्थापना की गई थी। इसीलिए हाल ही में 20 दिसंबर को सशस्त्र सीमा बल का फाउंडेशन डे मनाया गया। इस साल ये 61वां फाउंडेशन डे है सशस्त्र सीमा बल का। भारत और नेपाल और भारत और भूटान, ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल जिम्मेदार है। स्थापना दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। स्थापना 1963 में की गई थी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2024 में पश्चिम बंगाल ने बांग्लार बारी योजना शुरू की है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? बांग्लार बारी योजना, इसका अनाउंसमेंट हाल ही में देखिए जो पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, इन्होंने किया। ये योजना राज्य में आवास निर्माण से संबंधित है। राज्य में जितने भी गरीब परिवार हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, उन सभी को देखिए 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे आवास निर्माण के लिए। और इस योजना के तहत राज्य में 28 लाख लोगों को लाभ दिया जाएगा। तो बांग्लार बारी प्रोजेक्ट या स्कीम किसने लॉन्च की? इसे दिसंबर 2024 में पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉन्च किया है, जो कि हाउसिंग कंस्ट्रक्शन से संबंधित है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 16 से लेकर 22 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में डिस्कस किया। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को समझा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।